बच्चे तो ईश्वर की देन है। डॉक्टर्स हमारे एक्सपर्ट्स हैं, परंतु जीवन को कैसे जीना चाहिए ये उनको भी सीखना पड़ेगा। बेटा जो बांट ले, लड़का जो लड़के ले ले, पर जो प्रजा होगी वो सब कुछ छोड़ करके श्री राम की तरह से अपने देश की रक्षा करेगा, अपने समाज की रक्षा करेगा, परिवार की रक्षा करेगा। जीवन को कैसे जिया जाता है ये विद्या मिसिंग है। योग एक अनुशासन है, जीवन जीने की एक पद्धति है और भारतीय संस्कृति का गौरव है। कहते हैं कि योग से ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका उपचार न किया जा सके। फिर भी हम समझते हैं कि योग की कुछ सीमाएं हैं। तो आज जिस तरह से मेडिकल साइंस ने तरक्की की है और जिस तरह से भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जो है वो दवाइयों मेडिसिन के पीछे भाग रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा है जिसके विषय में हम सोच भी नहीं सकते कि इसका उपचार भी योग से हो सकता है। तो अगर हम देखें हमारी सोसाइटी में आजकल जो एक सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ रहा है। बच्चों की शादियां लेट हो रही हैं, जिसकी वजह से आजकल जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं हम मेडिकल साइंस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। IVF एक ऐसा नाम है जो कॉमनली आजकल बहुत सुनाई देता है। तो जिन बच्चों की शादियां देर से होती हैं किसी और कारणवश, वो बहुत जल्दी अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको जितनी ही जल्दी जो है वो सुझाव मिलता है IVF का। तो क्या IVF ही एक सल्यूशन है निसंतान दंपतियों के लिए, या योग में, हमारी वैदिक परंपराओं में, हमारे दर्शन में कहीं ना कहीं इसका कुछ और उपचार भी है? तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर देव शर्मा वेदालंकार जी का अपने स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और एक जन जागृति का अभियान है उनका कि किस तरह से लोगों को सचेत किया जाए, एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जो मेडिकल साइंस में आजकल IVF है या और जो तकनीकें हैं उनके अलावा भी भारतीय दर्शन से, वैदिक परंपराओं से, योग से किस तरह से आप मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए, आपके मन में कैसे विचार आया कि आपको इस क्षेत्र में कार्य करना है? जी देखिए, जैसे ही मैंने गुरुकुल कांगड़ी से BA और संस्कृत में MA किया, उसके पश्चात दिल्ली स्ट्रीम में आया। उद्देश्य था मेरा सिविल सर्विस में जाने के लिए, IAS ऑफिसर बनूंगा, एक मन में था। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए, PhD करते हुए योग दर्शन में ये विचार मेरे मन में आया कि महर्षि दयानंद की संस्कार विधि को मैंने पढ़ा तो वहाँ उन्होंने लिखा है कि तुम जैसी चाहो वैसी संतान पैदा कर सकते हो। तो इस विषय को जब मैंने पढ़ा और जो समाज में एक चर्चा चल रही है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं। अधिकतर माता पिताओं का यही एक प्रश्न है कि जी बच्चे तो कहना ही नहीं मानते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद कहते हैं कि तुम जैसी चाहो वैसी संतान पैदा कर सकते हो। तो मुझे लगा कि ये एक विरोधाभास है। तो फिर उसको पढ़ कर के जब मैंने देखा, और पढ़ा ही नहीं, उस पर मैंने काफ़ी काम किया, रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद में जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने उसको प्रैक्टिकल किया। और प्रैक्टिकल किया तो जो वो आगे बढ़ कर के एक बात और कहते हैं कि तुम एक्सीलेंट माइंड, एक्सीलेंट हेल्थ, फ्री फ्रॉम ऑल डिजीज़ और गुड करैक्टर, गुड नेचर की संतान प्राप्त कर सकते हो। इससे तो मेरा और भी आत्मविश्वास जागृत हुआ और मैंने और काम किया, और मैंने सबसे पहले अपने घर में इसका प्रैक्टिकल किया। तो जो बच्चे मेरे यहाँ आए वो ये सारी क्वालिटीज़ लेके पैदा हुए। मतलब उनमें एज इट इज़ जैसा लिखा हुआ था संस्कार विधि में, वैसे ही सारे के सारे गुण उन बच्चों में आए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये लगा कि इतनी महान विद्या हमारे पास में है।
हमारे ग्रंथों में, हमारे आयुर्वेद में, हमारे वेदों में, हमारे संस्कार विधि में, मनुस्मृति में, मतलब मैं ये कहूँ कि इस विषय के सूत्र हमारे सभी ग्रंथों में हैं, उपनिषदों में हैं, गीता में हैं। मतलब कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जहाँ पर ये सूत्र ना मिलते हों। तो वहाँ से मैंने लिए और इन सबको प्रैक्टिकल किया और फिर एक भाव मेरे अंदर जागृत हुआ कि ये विद्या तो सबके पास में जानी चाहिए। तो मेरा आपसे एक प्रश्न ये आप पूछना चाहती हूँ, हालांकि मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम वेदों उपनिषदों की बात करते हैं, हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करते हैं, तो कभी भी इस विषय पर कोई भी परिचर्चा नहीं होती है। कोई इस विषय पर नहीं बोलता है कि हम मनचाही संतान प्राप्त कैसे कर सकते हैं या ऐसा कुछ सूत्र उसमें लिखा है। तो इसके विषय में बातचीत ना होने का या इसके छुपे रहने का क्या रहस्य है? देखिए, यहाँ एक तो सबसे बड़ी जो हमारे अंदर दुविधा है वो हम एक बात ये कह करके करते हैं कि बच्चे तो ईश्वर की देन है। मतलब बच्चे पैदा करना हमारा काम नहीं है, वो ईश्वर की देन है, मतलब ईश्वर का काम है ना जी। तो जब ये बात हमारे मन में आई कि वो तो ईश्वर का काम है, तो फिर हम क्यों करें? तो लोगों ने ये समझा ये भगवान का काम है। और ये कह करके उन्होंने, जो हमारे ऋषियों ने आयुर्वेद में, चरक में, सुश्रुत में और दूसरे ग्रंथों में वर्णन किया है कि हर मनुष्य को क्या क्या काम करने चाहिए, वो सब नहीं करते हम लोग, छूटता चला गया। तो इसलिए लोगों ने इस तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। तो ये विषय अधूरा है। सामान्यतः इस विषय पर चर्चा इसलिए नहीं होती है। आजकल जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो दंपति हैं वो निसंतान हैं, बच्चे युवा जो शादी करते हैं उनके बच्चे नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं वो मेडिकल जो है वो हेल्प की तरफ जाते हैं। तो इसका सब पहले ऐसी समस्या इतनी बड़ी नहीं थी, होता था पहले भी थोड़ा बहुत, परंतु अब तो ये समस्या बहुत ज्यादा मतलब विकराल हो रही है। जैसे मैं देख रही हूँ कि हर तीसरा जो युवा जोड़ा है, तीसरा जो वो यही कह रहा होता है कि प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली जो वर्किंग लोग हैं जो सुबह से शाम तक काम करते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्यों ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है? देखो, अगर यदि हम पहले समय की बात करें तो लोगों का जो रहन सहन था, उनकी जो दिनचर्या थी वो बहुत अच्छी थी। अब जो है दिनचर्या वो व्यस्त हो गई है, समय की बहुत कमी आ गई है, हाईली क्वालिफाइड हो गए हम लोग, हमारे काम भी सब उसी तरह के हो गए हैं, लेकिन जीवन को कैसे जिया जाता है ये विद्या मिसिंग है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीवन को जीना कैसे है ये हमें नहीं पता। हम जीवन जी रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो हम इस धरती पर कुछ 70-80 साल के लिए आए हैं उसको कैसे जीना है इसका तो कोई संस्कार ही नहीं है। तो ये विधि मिसिंग है। तो आपको लगता है कि जो आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ है, जिंदगी है, उसी की वजह से ये ज़्यादा समस्या बढ़ रही है? फिर मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि मैंने योग दर्शन में PhD की है और मैंने वेदों को, चारों वेदों को पढ़ा है, उपनिषदों को पढ़ा है, आयुर्वेद को पढ़ा है। तो मैं जीने का तरीका सीख गया। मतलब इतनी सारी स्टडी करने के बाद में मुझे जीने का तरीका आया, और वो जीने का तरीका अगर सबको आ जाए तो किसी के पास भी कोई समस्या नहीं रहेगी। समस्या है इसलिए कि वो जो दिनचर्या है, वो जो विद्या है, वो लोगों के पास में नहीं है। योग की इतनी सुंदर सुंदर विद्याएं हैं, और दूसरी बात ये है कि बच्चे बहुत सारा बड़ा पैकेज ले रहे हैं, पर वो किसी हेल्थ एक्सपर्ट की बात नहीं मानते हैं या चाहते नहीं हैं। मतलब एक्सपर्ट के पास में अगर वो बैठे, जैसे मेरे पास में कोई बैठे, तो मैं इस व्यस्त जीवन में ही उनकी दिनचर्या ऐसी सेट कर दूंगा कि वो सब काम करेंगे, अपना जितना उनका रूटीन है, जितना उनका अपना काम है वो सब करेंगे और इस दिनचर्या को फॉलो करेंगे और उनकी समस्या कम से कम होती चली जाएगी। तो ये इस पर तो मैं भी ज़रूर आपसे अवश्य टिप्स लूँगी, बल्कि हम सभी लोग आपसे इस पर ज़रूर आपसे आपकी राय लेंगे, क्योंकि हम सब भी कहीं ना कहीं भाग रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग है। मेरा अगला प्रश्न जिसमें, जैसे कि मैंने पहले IVF की बात की थी, कि
जैसे ही जो 2-3 साल होते हैं शादी को और बच्चा कंसीव नहीं कर पाते हैं लोग, तो वो एकदम आईवीएफ की तरफ भागते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आईवीएफ का सोल्यूशन देते हैं। तो क्या सिर्फ यही एक सोल्यूशन है या और किस तरह का या कोई सोल्यूशन है हमारे पास? हाँ, देखिए, एक तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि बच्चों को विवाह क्यों करते हैं इसी बात का नहीं पता है। विवाह के पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, और विवाह करने से पहले की प्रिपरेशन क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो नहीं पता है। इस पर भी कभी अलग से बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि बच्चों को यही पता है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो हमारे आदर्श हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ से रिलेटेड बातें हैं तो डॉक्टर के पास में ही होंगी। अगर हम हेल्थ से रिलेटेड बातें पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, तो उसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स हैं और वो डॉक्टर्स हैं। तो ये निश्चय है और ये श्योर है कि बच्चे वहीं जाएंगे। तो डॉक्टर जिस प्रकार से हमको गाइड करेंगे, ऑथेंटिक हैं डॉक्टर्स, उनकी तरफ हम लोग जाएंगे, वैसा ही मानेंगे, वैसा ही फॉलो करेंगे। तो ये बात है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, डॉक्टर्स हमारे एक्सपर्ट्स हैं, परंतु जीवन को कैसे जीना चाहिए ये उनको भी सीखना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीवन को कैसे जीना है ये हम सभी के पास ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर होना चाहिए। पर हम ये मान के चलें कि आईवीएफ के अलावा भी हमारे पास सोल्यूशन है। अगर हम इस योग और इस पद्धति की तरफ जाएं तो हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। देखिए, समाधान तो सभी समस्याओं का है। अगर कोई समस्या है उसका समाधान भी है, पर एक होता है टू द पॉइंट, एक होता है समाधान प्राकृतिक, नेचुरल, एक होता है ठीक है जैसा चल रहा है वैसा हम लोग ले लेते हैं। तो ये समस्या नहीं है। अगर किसी के यहाँ संतान नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो ये कोई समस्या नहीं है। ये केवल उनके रहन सहन, खान पान, मतलब दिनचर्या की समस्या है। अच्छा, केवल इतनी समस्या है? केवल इतनी समस्या है। अगर उनकी दिनचर्या को ठीक कर दिया जाए और उनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, मिसकंसेप्शन हैं, उनको सुना जाए और सुनकर के उनके आंसर दिए जाएं, उनको समझाया जाए। क्योंकि जो मैरिड लाइफ है ये बहुत बड़ी साइंस है और बच्चों को इस साइंस के बारे में पता नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। हमारे यहाँ नवरात्रि मनाए जाते हैं, तो नवरात्रों में माँ के 9 रूपों का ध्यान किया जाता है। तो एक नवरात्रे में स्कंद माता के रूप में ईशत हंसी की बात आई है। ईशत हंसी मतलब थोड़ी सी अगर हंसी आपको आ जाए तो आपके यहाँ संतान अच्छी हो जाएगी। अच्छा। तो बात तो बड़ी छोटी सी है। हंसी का मतलब यह है कि अगर आप तनाव फ्री हैं, टेंस फ्री हैं, तनाव मुक्त हैं, तो ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन उस तनाव को मैनेज कैसे करें, इट्स टू डिफिकल्ट। ये बहुत कठिन काम है। स्ट्रेस मैनेजमेंट वो सीखना पड़ेगा। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये था आचार्य जी, एक तो होता है कि संतान प्राप्ति, अब वो किसी भी तरीके से एलोपैथिक ट्रीटमेंट से या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से किसी तरह से। एक होता है मनचाही संतान प्राप्त करना, जैसे महाराज दशरथ ने यज्ञ किया और अपनी मनचाही संतान प्राप्त की और उन्हें इतने यशस्वी पुत्र मिले कि आज भगवान राम जो हैं वो पूरे सर्वत्र पूजे जाते हैं। इसी प्रकार अन्य भी उदाहरण हमें मिलते हैं। अगर हम आप जैसा आपने कहा श्रीमद् भगवद गीता में देखें, महाभारत में देखें, तो जो है वो मनचाही संतान प्राप्ति के उदाहरण हैं। तो क्या आज भी ऐसी वो तकनीक है जिससे हम मनचाही संतान प्राप्त कर सकते हैं? एक बात तो ये मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि मनचाही संतान का अर्थ लड़का नहीं है जी। लड़की भी मनचाही, लड़का भी मनचाही। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है कि मनचाही संतान का अर्थ लड़का पैदा करना नहीं है। बिल्कुल जी। मनचाही अगर इस शब्द को देखें, मन चाही मतलब मन ने चाहा। क्या चाहा? कोई भी संतान है उसको मैंने मन से चाहा। एक है मन से चाहा ही नहीं जी। मैंने कोई इच्छा ही नहीं की है, बिना इच्छा की संतान आ गई है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहाँ है कि मुझे भूख लगी थी और मुझे पता है कि मुझे भूख लगेगी, तो मैं उसके अनुसार भोजन बनाऊंगा या भोजन करूंगा। तो मेरी पहले से तैयारी है।
भाई शाम हो गई है या लंच का समय है, भोजन का समय है, तो अगर मेरी पहले से प्रिपरेशन है तो अच्छी प्रकार से भोजन करूँगा, बनाऊँगा। और यदि कोई प्रिपरेशन नहीं है और भूख लगी है तो उस समय जो आएगा वही खा जाऊँगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना जी। तो इसी तरह से मनचाहे संतान का अभिप्राय ये है कि आपने उस प्रकार से तैयारी की है कि नहीं की, और उसको चाहा कि नहीं चाहा है। तो जब ये प्रश्न आएगा कि आपने चाहा कि नहीं चाहा, तो यहाँ आकर के एक जो चीज़ है मिसिंग है कि आपने कुछ चाहा ही नहीं, आपको पता ही नहीं क्या चाहें आप। मतलब संतान कैसी होनी चाहिए। एक तो ये कि जैसे आपने नाम लिया है महाराज दशरथ का, है ना जी, तो वहाँ पर एक पुत्रेष्टि यज्ञ का भी वर्णन आता है। तो पुत्र कोई पुत्रेष्टि की जगह बेटाष्टि कर देते या लड़काष्टि कर देते, है ना। हम अधिकतर बेटा चाहते हैं, लड़का चाहते हैं, या लड़की चाहते हैं, बेटी चाहते हैं, पर ये भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है। बेटा बेटी लड़का लड़की का कॉन्सेप्ट ही नहीं भारतीय। तो भारतीय कॉन्सेप्ट क्या है? पुत्र और प्रजा। मतलब हमारे सारे वेदों में पुत्र और प्रजा और संतान इस तरह की शब्द आए हैं। तो प्रजा का अर्थ है, प्र कहते हैं अच्छी प्रकार से, जो कहते हैं उत्पन्न करना। मतलब कोई विधि है, कोई नियम है, उस नियम को फॉलो करेंगे, और उस नियम को फॉलो करने के बाद में जो संतान आएगी उसे हम प्रजा कहेंगे। अच्छा, पुत्र प्रजा, हाँ, संतान, है ना जी। बेटा जो बांट ले, लड़का जो लड़के ले ले। लड़का किसे कहें? जो लड़के ले ले, लड़कर ले ले। हाँ, बहुत बढ़िया, बड़ी बात है। लड़का जो लड़कर सब ले ले जी। और जो बेटा है बांटेगा, कुछ भी हो जाए बांट जरूर करेगा वो जी। पर जो प्रजा होगी वो सब कुछ छोड़ करके श्री राम की तरह से अपने देश की रक्षा करेगा, अपने समाज की रक्षा करेगा, परिवार की रक्षा करेगा। बिल्कुल, ये तो हमने सोचा ही नहीं कभी कि हाँ इस तरह से। तो जैसे हमने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ, तो उसमें पुत्रीष्टि यज्ञ क्यों नहीं कहते? हम उसको पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों कहते हैं? संस्कृत में बात करने का एक तरीका है जी। और जैसे ही वहाँ शब्द आया पुत्र, तो वो गिना जाएगा दोनों के लिए। अच्छा। दोनों के लिए गिना जाएगा, बस उसको ये शब्द दे दिया है पुत्रेष्टि, गिना जाएगा दोनों के लिए। अब ये जो संस्कार है, हमारे यहाँ राम कथा रामायण के विषय में बहुत चर्चा होती है जी। बहुत सारे व्याख्यान दिए जाते हैं, पर इस विषय को वहाँ भी स्किप कर देते हैं। बिल्कुल, ये तो मुझे नहीं लगता कि इस विषय को कभी उठाया जाता है। महाराज दशरथ ने यज्ञ किया था, वो क्या यज्ञ था, किस विधान से किया गया, क्यों किया गया, और उसका जो फल उन्हें मिला वो उतना शीघ्र कैसे मिल गया। तो ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ इस पर चर्चा की नहीं जाती। तो ये बड़ा विस्तृत विषय है, और आप मुझे वहीं ले आए हैं जहाँ आपको लाना चाहिए था जी। मतलब ये देखिए, आप इसको पुत्रेष्टि संस्कार कह सकते हैं और इसको गर्भाधान संस्कार भी कह सकते हैं जी। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं जी। 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। अच्छा, देखिए ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार है। हम नॉर्मली कहते हैं कि नामकरण संस्कार पहला संस्कार जो है गर्भाधान संस्कार है, पर लोग इस शब्द को आते ही कानों पे उंगली रख लेते हैं। अश्लील हो गया जी। मतलब सुनना नहीं चाहते हैं जी। और जब मैंने इस संस्कार को समझा और पढ़ा जी, तो मैं दंग रह गया जी। और मुझे अपने ऋषियों पर गौरव महसूस हुआ कि जिन्होंने संस्कार पूरा डिज़ाइन किया वो कितने बड़े साइंटिस्ट होंगे। उसमें केवल 20 मंत्रास हैं जी। उस संस्कार में 20 मंत्र हैं जी। और उन 20 मंत्रों में ये लिखा है कि हर स्त्री के शरीर में 4 प्रकार के रोग हो सकते हैं जी। तो पहले वो संतान को लाने से पहले, गर्भ धारण करने से पहले उन 4 प्रकार के रोगों पर विचार करें। एक तो ये है कि कुछ महिलाएं अगर केवल पैसा 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 जी। और मतलब ठीक है, पैसा चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, पर वो स्पिरिचुअल नहीं है, केवल पैसा, तो इसको रोग माना गया है। अच्छा, अधिक धन की इच्छा, लालसा, लिप्सा। दूसरा, आप पति के साथ रहती तो हैं लेकिन कहना नहीं मानती हैं। दूसरा। तीसरा, आप कहना भी मानती हैं लेकिन कोऑपरेट नहीं करती हैं, इसको भी सहयोग नहीं है। हाँ, इसको भी रोग माना गया। तीसरा, जिसको हम बांझ कह देते हैं, जिसको संतान हो ही नहीं सकती है, तो कहा भाई ऐसी 4 बातें हो सकती हैं, तो पहले इसको ठीक कर लो।
उन 20 मंत्रों में 5-5 मंत्रों में ये आया है। और इसको ठीक कैसे करेंगे? सूर्य से, चंद्रमा से, वायु से, अग्नि से, औषधि से, वनस्पति से, मतलब जितनी नेचुरल चीजें हैं उन सबसे ठीक होगा ये। बड़ी बात है ये। और जब मैंने इसको पढ़ा जी तो पढ़ करके ये विचार आया कि ये सारी बातें महिलाओं के शरीर में सारे रोग होते हैं, पुरुषों के नहीं होते हैं। धन लिप्सा तो पुरुषों को भी हो सकती है। तो पहले पुरुष के लिए भी कहा गया है कि वो अग्नि स्वरूप हो, मतलब अग्नि स्वरूप वो होगा कि जिसके अंदर जितेंद्रिय हो, जो जितेंद्रिय हो मतलब इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण हो, जिसकी जीवन खान पान रहन सहन दिनचर्या ठीक हो, उसको माना गया है। ठीक है जी। तो दोनों के लिए बात आई है और इसको ये माना गया है कि पहले इसको हम ठीक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो इससे एक नया विचार मेरे अंदर आया और वो विचार क्या था है? प्री कंसेप्शनल केयर, मतलब बच्चे के आने से पहले की एक तैयारी है। ये आजकल काफी पॉपुलर हो रही है ये वाली जो चीज है, मैं देख रही हूँ, लेकिन ये वेस्टर्न की तरफ से लोग समझते हैं। जो भारतीय संस्कार हैं उन संस्कारों की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है कि ये जो कॉन्सेप्ट है गर्भाधान का, इसको जो किस तरह से हम समझें और किस तरह से इसकी तैयारी करें। तो जब ये विचार मेरे अंदर आया, अब आप देखिए मैं संस्कृत पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है, लेकिन जैसे ही ये 20 मंत्र मैंने पढ़े तुरंत मेरे माइंड में एक बात आई कि ये तो प्री कंसेप्शनल केयर वाला टॉपिक है। जी, बहुत बड़ी बात है कि संस्कृत में प्री कंसेप्शनल टॉपिक को इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने अपने भारत के जितने भी रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं उन सब की वेबसाइट को चेक किया कि कहीं होनी चाहिए, पर मुझे नहीं मिली। अच्छा, वो हमारे यहाँ कहीं नहीं है। हाँ, मिली कहाँ मिली? यूके NHS उसकी वेबसाइट पर मिली। और वो हमारा जो प्री कंसेप्शनल कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं भारतीय पद्धति से मिलता हुआ मिलेगा आपको। हाँ जी। और वो उन्होंने अच्छी तरह से उसको डिजाइन किया हुआ है। तो मुझे लगा जिनको काम करना चाहिए था, हमारे बच्चों तक जिनको मेहनत करके रिसर्च करके परिश्रम करके विद्या पहुंचानी चाहिए थी, वो नहीं पहुंचा पाए और वो बाहर वालों ने ले ली है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, बड़ी गंभीर बात, इटली, रोम, इन देशों ने कई सौ साल तक एक काम किया कि कोई भी अयोग्य युवक संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। अच्छा। उनके यहाँ नियम बने, कानून बनाए उन्होंने जी। और एक मेडले थे, उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई यूनिवर्सिटी को दी और ये कहा कि यहाँ पर कोई एक ऐसा प्रोफेसर रखो जो इस विद्या को बच्चों को समझा सके। अच्छा, तो उनकी अपनी विद्या है या वो यही विद्या है? हमारी विद्या से, हमारे दर्शन से ही उन्होंने अपने यहाँ ये सारा विकास किया। मैं क्या कहा, अगर कहीं से शुरुआत है, अगर कहीं से उसका प्रारंभ है तो वेद है। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, विद्या वहां से निकली है। अब वो कहीं भी चली जाए, पर सारे अर्थ जो सारी जो धरती है वो एक ही तो है, एक ही तो है ना जी। तो ये विद्या थी हमारी, इस पर काम होना चाहिए था, हुआ नहीं। तो मैंने ये किया कि मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास में जब मैंने अपने यहाँ अनुभव किया और फिर मेरे साथ बहुत सारे कपल्स जुड़े, तो मैंने उनको प्री कंसेप्शनल केयर करना शुरू करा दिया। ये गर्भाधान संस्कार है। तो यहाँ से ये जब हो जाता है पूरा, अब यानी संस्कार में कितना कुछ मंत्र हैं, आप 1 घंटे बैठे, वो मंत्र पंडित जी बोल देंगे, दोनों पति पत्नी बैठेंगे, संस्कार हो गया। सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपने वो संस्कार कर भी लिया, आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी जब तक कि आप 4, 5, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 3 महीना ये गर्भधारण से पूर्व की जो तैयारी है इसको नहीं करेंगे। तो मुझे यहाँ से सब चीज़ें मिली और मैंने इससे इतना लाभ उठाया और इतने सारे कपल्स के जीवन को सुधारा। और मैं क्या करता हूँ, उनके बॉडी को डिजीज़ फ्री करता हूँ, पति पत्नी की बॉडी की सारी डिजीज़ फ्री, कंप्लीट डिजीज़ फ्री कर देता हूँ और उनके माइंड को रिलैक्स कर देता हूँ। जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सब दूर कर देता हूँ और फिर उनकी धातु को पुष्ट कर देता हूँ आयुर्वेदिक औषधियाँ दे करके, और फिर उनको कंसीव कराता हूँ। और फिर 9 महीने माँ क्या खाएगी, क्या पिएगी और कैसे संस्कार उसको दिए जाएंगे, वो सब कराता हूँ। एक्सीलेंट माइंड का बच्चा पैदा होता है।
बहुत बढ़िया। तो मैं कहती हूँ एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन है हमारे भारतीय समाज में। अगर ये लोगों को जागृति आ जाए, लोगों के बीच में हम ये अवेयरनेस क्रिएट कर दें कि जो प्री कंसेप्शनल कॉन्सेप्ट है, इंडियन प्री कंसेप्शनल कॉन्सेप्ट है, इसको एक साथ अगर हम अपनी संतान को पैदा करते हैं तो हम बहुत, मुझे लगता है कि हमारे देश से अयोग्य लोग या जो विकृत मानसिकता के लोग जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। हम इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। जो आप वैदिक पद्धति से जो आपने अभी उपचार बताया, हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तो आपने अपने एक ही उत्तर में दे दिया कि ये जो प्राकृतिक एक पद्धति है गर्भाधान, उसको हम वैज्ञानिक पद्धति या आयुर्वेदिक पद्धति, वैदिक पद्धति किस तरह से जोड़कर उससे इस संस्कार को जो है अपना सकते हैं। आचार्य जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जो आजकल जो एलोपैथिक तरीके से जो भी स्त्री या पुरुष में, लड़के लड़की में जो कमियां हैं, उनके लिए जो उपचार बताया जाता है, हमारी वैदिक पद्धति उससे किस तरह भिन्न है? मतलब इसमें भी कुछ, जैसे उसमें आर्टिफिशियल कुछ फर्टिलाइजेशन या बहुत सारी चीजें होती हैं जो की जाती हैं, तो क्या इसमें भी इस तरह से कुछ किया जाता है या सब कुछ प्राकृतिक है? हाँ, देखिए, जो मुख्य कमियां हैं मैं एक बार उनको बता देता हूँ कि क्या क्या कमियां बच्चों में होती है ना जी। सबसे पहले तो लीवर फैटी होता है। अच्छा जी। दोनों का ही होता है लगभग। अच्छा। किसी को ओवरी में कुछ प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, किसी को कोई स्टोन भी हो जाता है किडनी में या गोल में, और टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जितनी बीमारियां हैं, ये सब बीमारियां नहीं है। थायराइड है, ये कोई बीमारी नहीं है। बीपी, शुगर, ये कोई बीमारी नहीं है। ये सब हमारे रूटीन के बिगड़ जाने का ही नाम है। तो अगर हम अपने बच्चों का थोड़ा सा रूटीन ठीक कर दें, मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हो सकता है मैंने सैकड़ों केसेस सोल्व किए और सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास में, जिन जिन लोगों को मैंने ये सारी विद्या दी है और जिनको ये प्रैक्टिकल हुआ है और जिन्होंने ये कहा कि 1000 बच्चों में मेरा बच्चा अलग दिखाई देता है, और जिनकी 10-10 साल तो उम्र बढ़ गई है, पति पत्नी की 10 साल तो उम्र बढ़ गई है, और कहते हैं जीने का आनंद अब आया है। तो वो जो ठीक है, एलोपैथ की भी चिकित्सा ले लें, होम्योपैथी ले लें, मतलब डिजीज़ फ्री करना अपने आप को। कोई भी डिजीज़ है, अगर आपके अंदर कोई भी डिजीज़ है तो वो कमिंग जनरेशन में इनहेरिट हो जाएगी। पर अब देखिए ना, जैसे आपने बताया कि ये डिजीज होती हैं, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो आप स्वस्थ संतान उत्पन्न कर सकते हैं, पर वहाँ तो ये नहीं बोला जाता। वहाँ तो कहता कि आपके बच्चा नहीं हो रहा, हमारे पास ये टेक्निक है, इस टेक्निक से आपका बच्चा हो जाएगा। जैसे IVF हो गया या और टेस्ट ट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं। तो क्या इन सब चीज़ों की आवश्यकता जो है उसको कम किया जा सकता है, या इसको नकार कर वैदिक तरीके से जो है वो पहले अपनी जो बीमारियां हैं उनका उपचार करके इसको जो है वो ठीक किया जा सकता है? क्योंकि इसमें एक चीज़ जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि अगर किसी को थायराइड है या कोई समस्या है तो उसको ठीक होने में बहुत समय लगेगा। तो फिर किस तरह से ये हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है अगर इसमें बहुत समय लगता है? हाँ, देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के रोग होते हैं। उनमें एक रोग था वंध्या, अपुत्रिया, मतलब जिसको संतान ही नहीं होती है ना जी। और उसके लिए भी कह रहे हैं वो 4 कि भाई 4 होते हैं, इनको ठीक कर लो। इसका सीधा सा मतलब है कि वो रोग भी ठीक हो सकता है। बहुत बड़ी बात है ना। और अभी मेरे पास में एक केस तो ऐसा है कि जिसके स्पर्म्स 0 हैं और मैं उसको टैकल कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, और वो होगा। कर सकते हैं। हाँ जी, कि योग की, वेद की, हाँ जी, आयुर्वेद सीमा है, तो ये अनंत है, इसकी जी, कोई सीमा नहीं है जी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और एक केस तो मेरे पास में आई, यंग बेटी हमारी, और उसको सीवियर माइग्रेन इंजेक्शन लेती थी, तब उसको थोड़ा सा आराम मिलता था। हमने उसका रूटीन ठीक करके इसको ठीक कर दिया। अच्छा। अब आप देखिए, मैं बात कहूँ, मैं उनको प्रस्तुत कर सकता हूँ जिनको ये प्रॉब्लम थी। हाँ, तो आप देखिए माइग्रेन जैसी बीमारी, और सीवियर, वो भी नहीं कि थोड़ी बहुत, नहीं, सीवियर माइग्रेन की। तो मुझे भगवान की कुछ मेरे पर ऐसी कृपा हुई है ना, नॉन मेडिकल होते हुए भी मैंने अपने शास्त्रों से कमाल की चीज़ें सीखी हैं,
और उनका मैंने उपयोग किया। मैं 30 सालों से उपयोग कर रहा हूँ और मैं इतनी सटीक बैठती हैं वो चीज़ें उन बच्चों को, उन परिवारों को। बस हाँ, थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन वो सच में सारी बीमारियाँ उनकी क्योर हो जाती हैं, क्योंकि विदाउट क्योरिंग द डिजीज़ मैं उनको आगे नहीं बढ़ाता हूँ, कंसीव कराने ही नहीं देता उनको जब तक कि उनकी डिजीज़ ना सब फ्री हो जाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको मतलब जो डाइजेस्ट सिस्टम वीक है तो आने वाले बच्चे का भी हो जाएगा। अगर आपने कंसीव करने से पहले अपने डाइजेस्ट सिस्टम को, अपने पाचन तंत्र को हेल्दी नहीं बनाया तो आने वाले बच्चे में इनहेरिट हो जाएगा। आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े हैं, आप जिद्दी हैं, अगर आपने उसको ठीक नहीं किया तो आने वाले बच्चे में आ गया। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। गलती माता पिता की, भोगेगा कौन? बच्चा, आने वाला बच्चा। क्योंकि ये मैंने देखा है कि जिस परिवार में लोग गुस्से वाले होते हैं उनका वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता है। जिस परिवार में जिस तरह की सोच के लोग होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलती है। तो ये बिल्कुल सटीक बात है। तो इसको ठीक करना बहुत आवश्यक है कि अपने मन को, बुद्धि को स्थिर करना, मन को शांत करना, ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। वही प्री कंसेप्शन जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगी कि जैसे IVF या बाकी जो तकनीक हैं, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल ये बहुत पॉपुलर हो गया है। और मैं जिससे भी बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ तो पहले तो लोग इन चीज़ों को छुपाते थे, बताते नहीं थे, और अब तो जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं, होर्डिंग्स, बैनर्स, बहुत पब्लिसिटी हो रही है, तो उसमें बहुत खर्चा आता है। तो हमारी ये जो वैदिक पद्धति आप बता रहे हैं, आयुर्वेदिक पद्धति है, इसमें कितना लगभग जो है वो खर्चा आता है और कितना समय इसमें लगता है? देखिए, जहाँ तक खर्चे की बात है बहुत कम है, बहुत मिनिमम है। और समय कम से कम 4-5 महीने लगते हैं। 4-5 महीने तो ज़्यादा समय नहीं है। क्योंकि पूरे शरीर की ओवरहोलिंग करनी है, पूरे शरीर को नेचुरल रूप में लाना है ना जी। क्योंकि ये ऐसा काम है कि कोई स्पर्म्स को मैं डाल तो सकता हूँ कहीं से, कोई इंजेक्शन तो नहीं लगा सकता हूँ, है ना। बॉडी को जो प्यूरिफाई करना है, टॉक्सिन्स जो फ्री करना है, डिटॉक्स करना है बॉडी को, वो यूँ तो होने वाली नहीं है ना जी। और फिर एक बार अगर हो जाए तो आपको जीवन भर जीने का आनंद आएगा, है ना जी। मतलब एक बच्चे को जन्म देने के लिए आपकी पूरी बॉडी आपके लिए फिट हो रही है तो कितनी बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी और बात उसका क्या मतलब उसका खर्च हो सकता है आप देख सकते हैं। लेकिन हम फिर भी कहते हैं वो फिर भी मिनिमम है। जितनी भी और सारी जितनी भी चिकित्साएं पद्धति चल रही, थेरेपी चल रही हैं, उनसे बहुत कम है। बहुत बड़ी बात है। और जिस क्षेत्र में जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, वो मैं कहती हूँ कि वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन इससे हमारे समाज में आ सकता है। तो प्यारे दर्शकों, जिस प्रकार डॉक्टर देव शर्मा ने हमारी उस प्राचीन